Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में 2010 से पाकिस्तान लगातार भारत से आगे था। ये जस्ट पिछली बार ऐसा हुआ कि भारत मार्जिनली बहुत थोड़ा सा आगे निकला पाकिस्तान से, लेकिन इस बार हम और ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मतलब भारत के पास पाकिस्तान से ऑफिशियली, ध्यान रखिएगा ये ऑफिशियल फिगर है जिसमें भारत के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और होना भी चाहिए। इसका कारण ये है कि हमारा एक और पड़ोसी देश चाइना, उसके नंबर में अगर आपको बताऊंगा तो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। तो इन सबको वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से भारत और उसके आसपास जो न्यूक्लियर वॉर गेम है वो किस प्रकार से चल रहा है, सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या कंसर्न है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं, इंडिया हैज़ ऑफिशियली सरपास्ड पाकिस्तान इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और ये बेसिकली जो सिप्री ईयर बुक 2025 है उसके अंदर बताया गया है। सिप्री क्या है? बेसिकली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको 1966 में फॉर्म किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर आपको स्वीडन के स्टॉकहोम में देखने को मिलेगा। इनका मेन काम होता है कि जो डेटा एनालिसिस, रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ये जारी किया जाता है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर हर एक देश, कई बार आपने सुना होगा कि भारत इन देशों से इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इस तरह के जितने भी डेटा है वो सिप्री के द्वारा यहाँ पर दी जाती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वगैरह से भी रिलेटेड जो जानकारी है वो इनके द्वारा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत ये जो आगे निकला है पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में, ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपको साउथ एशिया के न्यूक्लियर बैलेंस में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहा है इस पूरे रीजन में और ग्लोबली, ये कहीं ना कहीं आपको बड़े स्तर पर हाईलाइट होता हुआ देखने को मिल सकता है। खैर, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि सिप्री की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर क्या बोला गया है। सबसे पहली बात है कि भारत का जो टोटल वॉरहेड्स है, मतलब भारत के पास इस समय जो टोटल न्यूक्लियर वेपन्स हैं एक प्रकार से, उसकी संख्या पहुंच गई है 180, जो कि पिछले साल 2024 में अगर आप देखोगे तो 172 था। मतलब हमने 8 वॉरहेड्स का और ज़्यादा इजाफा किया है। और स्टेटस क्या है कि ये जितने भी वॉरहेड्स हैं दे आर बिलीव्ड टू बी ऑपरेशनली अवेलेबल, मतलब जब हम चाहें उसको फायर करना वो हम कर सकते हैं, तो ये ऑपरेशनली अवेलेबल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लेकिन आप उस न्यूक्लियर बॉम्ब को किस प्रकार से डिलीवर कर सकते हो। मान लो हमें किसी के ऊपर फायर करना है, तो उस केस में हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, चीज़ें हैं जिसके माध्यम से कर पाएंगे। क्या हमारे पास ट्रायड है? इसका मतलब होता है कि क्या हमारे पास लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड और सी बेस्ड यहाँ पर सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम इसको फायर कर सकते हैं। जी हाँ, भारत मतलब दुनिया में अगर आप देखोगे बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये ट्रायड की कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसमें भारत है। और जैसे लैंड बेस्ड के थ्रू अगर हम फायर करना चाहें तो हमारा जो अग्नि सीरीज़ है, अग्नि 1, अग्नि 5, अग्नि पी जो प्राइम हो गया, और जो आगे आने वाला अग्नि 6 है, उसके माध्यम से हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एयर बेस्ड के माध्यम से हम देखें तो जैगवार जो फाइटर जेट है, मिराज हो गया, तो इन सब के पास यहाँ पर कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर जो डिलीवरी है वो कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से न्यूक्लियर मिसाइल्स दाग सकते हैं और किसी भी कंट्री को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ सी बेस्ड, देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो भारत के पास है INS अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स विथ के सीरीज। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है इसके माध्यम से हम न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकते हैं। तो भारत के पास ट्रायड है, मतलब कि ये तीनों के थ्रू कैपेबिलिटी है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं। सो इंडिया इज नाउ एक्सपैंडिंग बोथ इन क्वांटिटी एंड टेक्नोलॉजी। मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा क्योंकि हम लगातार उसको मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो सर्वाइवल न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उसके ऊपर ज़्यादा हमारा एम्फेसिस है। तो ये तो भारत की बात हो गई। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले साल 2024 में भी इनके पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स था, इस बार भी उतना ही है। मतलब भारत के पास पाकिस्तान से 10 और ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलेगा। अच्छा, इनकी डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ क्या है? यहाँ पर लैंड बेस्ड की अगर हम बात करें तो इनके पास जो शाहीन 1, शाहीन 3 जो
आपके मिसाइल्स हैं उसके माध्यम से ये डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम एयर बेस्ड की बात करें तो उनके पास F-16 और जो मिराज एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं। और जहां तक सी बेस्ड का सवाल है तो देखो अभी किसी भी प्रकार का कंफर्म्ड ऑपरेशनल सी बेस्ड डिटरेंट नहीं है पाकिस्तान के पास। मतलब वो अगर सी के माध्यम से, देखो इसमें भारत कहीं ज़्यादा आ गया, इंडियन नेवी पाकिस्तानी नेवी से कहीं ज़्यादा आ गया है। उनके पास अभी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो सी के माध्यम से न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकें किसी के ऊपर। तो ये एक्चुअली में मिसिंग है पाकिस्तान के पास। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का जो टोटल वॉरहेड काउंट है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया गया है जो कि थोड़ा कंसर्निंग है कि पाकिस्तान लगातार इस समय जो फिसाइल मटेरियल है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्टिवली, और साथ ही साथ अपने जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत किस तरह से चीज़ों को मॉडर्नाइज कर रहा है और उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास अग्नि P और अग्नि 5, बेसिकली हम कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल का मतलब ये हुआ कि हम उसको कहीं पर भी किधर भी ले जा सकते हैं किसी भी वक्त। तो एक प्रकार से मोबिलिटी का फ़ायदा होता है और सर्वाइबिलिटी का फ़ायदा। अगर मान लो दुश्मन देश को पता है कि भारत ने इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पॉइंट पर मिसाइल्स को लगाए हुए हैं, तो वो उसको दागने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमारे पास वो जो मिसाइल्स हैं मोबाइल हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर हम आराम से ले जा सकते हैं, तो कैनिस्टर में अगर हम उसको डिलीवर कर सकें तो एक प्रकार से अग्नि प्राइम और जो अग्नि 5 है वो क्विकली यहाँ पर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये भारत की एक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। दूसरा, मिर्व डेवलपमेंट। मिर्व क्या है? बेसिकली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसमें क्या होता है ना, बहुत सिंपल चीज़ है कि मान लो अगर हम एक मिसाइल दाग रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर टारगेट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अब क्या है, चर्चा होने लगी है कि जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब ये मिसाइल ऊपर की तरफ गया और जब मान लो पाकिस्तान की तरफ जाने लग गया, तो वहीं पर क्या करेगा, ये मल्टीपल वॉरहेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप एक ही रॉकेट से पाकिस्तान के कई सारे ठिकानों पर एक प्रकार से टारगेट कर सकते हैं। आपको मान लो 10 ठिकानों पर टारगेट करना है तो एक ही मिसाइल से आप कर पाओगे, आपको 10 मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है कि जो दुश्मन देश का पूरा रडार है एंड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। मान लो अगर 10 में से अगर 2 को वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम उसको और जगह पर आराम से उसको टारगेट कर पाएंगे। तो ये जो कैपेबिलिटी है वो इस समय पाकिस्तान के पास भी नहीं है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा INS अरिहंत हो गया और फ्यूचर के जो आपके सबमरीन्स हैं उसको हम और ज़्यादा कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की जो एक पॉलिसी है वो हमेशा से यही रही है कि इंडियाज़ ऑफिशियल डॉक्ट्रिन रिमेन्स नो फर्स्ट यूज़। मतलब हमने हमेशा से कहा है कि जब तक सामने वाला हमारे ऊपर फायर नहीं करता तब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब हम नहीं करना चाहते हैं। अब मजबूरन पाकिस्तान कुछ कर दे, इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर वो हमें पता चल गया कि वो फायर करने वाला है, भले उसने फायर नहीं किया, तो उस केस में भी हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है बड़े चालाकी से, जो शॉर्ट रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं ना, मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब आप डायरेक्टली बड़े न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैटल फील्ड में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इस तरह के मिसाइल्स वो लगातार डेवलप कर रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा विदाउट एडिंग वॉरहेड्स दिस ईयर, पाकिस्तान क्या कर रहा है, लगातार जो हाई एनरिच्ड यूरेनियम है और जो प्लूटोनियम है उसको बना रहा है, उसको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसकी वो चाहता है, उसकी मंशा ये है कि आगे चलकर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉरहेड्स है उसको बनाकर रखे। फिर इसके अलावा उसकी जो डॉक्ट्रिन है वो क्या है, दैट इज़ फर्स्ट यूज पोस्चर। देखो अब क्या है ना कि अगर आप कन्वेंशनल वॉर लड़ेगा पाकिस्तान भारत के साथ तो उस केस में डेफिनेटली हारेगा, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और इसीलिए लगातार यहाँ पर वो धमकी देता है न्यूक्लियर वेपन्स की। वो कहता ही यही है कि देखो अगर हमें ये नुकसान हुआ, सपोज अभी पानी की बात हो रही थी, इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको हमने
तोड़ा है, तो उसको भी लेकर कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकते हैं। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान के साथ आपको देखने को मिलेगी। खैर, इसका रीजनल और ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या है? देखो, साउथ एशिया के अंदर जो डायनामिक्स हैं वो लगातार बदल रहे हैं। भारत ने नंबर लीड ले लिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल एज। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 वेपन ज़्यादा है न्यूक्लियर वेपन्स तो ये बड़ी कोई अच्छी बात हो गई और हमारे पास ज़्यादा पावर है। देखो, क्या न्यूक्लियर वेपन चीज़ ही ऐसी होती है कि मतलब अभी तक तो उसका यूज़ नहीं हुआ है एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के अलावा। तो यहाँ पर कभी इसका यूज़ होता है तो अभी देखना होगा कि 1-2 वेपन से ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फिर आगे होगा। तो नंबर भले ही यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यूएस और रशिया का देखोगे तो रशिया के पास और ज़्यादा है, तो नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स है, ये समझना है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान के पास 2010 से ही लगातार भारत से ज़्यादा ही न्यूक्लियर वेपन्स था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान कहीं ज़्यादा आगे हो गया। इस तरह से नहीं होती है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। खैर, इट सपोर्ट्स इंडियाज एम्बिशन ऑल्सो कि हम एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बनाएं, स्पेशली चाइना के पर्सपेक्टिव से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि पाकिस्तान की जो एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी है कि वो फर्स्ट यूज़ भी कर सकता है, इसकी वजह से एस्केलेशन का ज़्यादा खतरा रहता है। अब यहाँ पर अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, कि चाइना के पास इस समय 600 से ज़्यादा वॉरहेड्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब चाइना आपके पास स्टॉक पाइल जो है भारत और पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। वहीं यूएस और रशिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब दुनिया भर में जितना न्यूक्लियर वेपन्स है उसका 90% इन्हीं दोनों देशों के पास है, 11,000 वॉरहेड्स के करीब। तो यहाँ पर सिप्री ने वार्न किया है कि जो न्यू ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स रेस है वो लगातार तेजी से बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और जो डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ हैं, मतलब इसको ख़त्म करने के बजाय यहाँ पर और जो उत्साहित हैं वो हो रहे हैं कंट्रीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना के पास जो है पिछले साल 410 वॉरहेड्स था, और आज के डेट में आप देखिए एक साल में ये 600 हो गया है। 190 का इंक्रीज हुआ। आप समझ रहे हैं, मतलब इतना तो टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है भारत के पास। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यूएसए के पास इस समय 3708 है और रशिया के पास 4490, इनके पास तो बहुत ज़्यादा है। खैर, क्वेश्चन ये है कि सिप्री ने वार्निंग क्या दी है। सबसे पहला ये कहा है कि जो ट्रीटी सिस्टम बनी हुई थी, जैसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी, वो कमज़ोर हो गई है। बेसिकली क्या है ना कि यूएस और रशिया ने ये ट्रीटी किया था यहाँ पर कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड से इस पर लिमिट लगाया जाए। ऐसे तो दोनों देश लगातार प्रोड्यूस करते जाएंगे तो उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। तो रैदर देन दैट इन्होंने ट्रीटी किया था कि इसको रोका जाए। लेकिन 2023 में व्लादिमीर पुतिन ने डिसाइड किया कि रशिया को इससे बाहर कर दिया जाए, तो रशिया ने विड्रॉ कर लिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी से। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रशिया और ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे। फिर इसके अलावा राइज ऑफ टेक्निकल न्यूक्लियर, जो मैं आपको बताया ना, पाकिस्तान भी शॉर्ट रेंज वाले जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इससे अगेन खतरा काफ़ी बढ़ता है। फिर इसके अलावा AI, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आजकल आप देख ही रहे हो कितनी चर्चा हो रही है, साइबर थ्रेट। तो इन सब से यहाँ पर क्या चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और कुछ ना कुछ मिस कैलकुलेशन होने का खतरा रहता है। मान लो जो टेररिस्ट हैं उनके पास मतलब हैक करके कुछ चीज़ें करके उनके पास कुछ कैपेबिलिटी आ जाए, तो ये बड़ा खतरा बना रहता है। तो एक प्रकार से भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर डिप्लोमेसी फेल हुई। खैर, कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत का जो एडिशन है 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, ये पाकिस्तान से आगे निकल गया। इट इज़ नॉट जस्ट न्यूमेरिक, इट रिफ्लेक्ट्स की जो स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वो यहाँ पर भारत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर रीजनल बैलेंस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कमजोर फ्रेजाइल देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में आप समझ में आई होंगी चीज़ें कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से जो देश के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो पोसेस करते हैं न्यूक्लियर ट्रायड? मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर वेपन्स आप लैंड, सी और एयर किसी के भी माध्यम से लॉन्च कर सकते हो। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप में से जो लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हैं, ये पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको जीरो से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास,
1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.